देखो फिजियोलॉजी में पहला यूनिट है रेस्पिरेशन या श्वसन, ठीक है। हाँ, रेस्पिरेशन और श्वसन। अब ये और कार्बन एक और प्रोसेस रहेगी हमारी, इसमें अगला टॉपिक रहेगा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन होती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस भी बता देता हूँ ताकि अगले टॉपिक में आपको दिक्कत ना हो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधों में पाई जाने वाली एक प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसके तहत पौधे या प्लांट जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और उसके लिए ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये किसमें होती है? कोशिका, प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, उसमें संपन्न होती है, ठीक है। तो वो रिएक्शन होती कैसे है? तो पौधे क्या करते हैं उसमें 6 में मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O, 6 मॉलिक्यूल या 6 अणु रहेंगे हाइड्रोजन के, मतलब पानी के, जल के, ये जड़ के माध्यम से पौधे ले लेते हैं और ये वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में क्या करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन कलर का, हरे रंग का वर्णकीय पिगमेंट होता है, ठीक है। पौधे के हरे भागों में पाया जाता है और उन्हीं हरे भागों में कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये हेल्प करता है। और इस प्रोसेस के तहत हमारे को प्रोडक्ट मिलता है C6H12O6 ग्लूकोज प्राप्त होता है और 6 अणु ऑक्सीजन के वातावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं। ये जो 6 अणु वातावरण में 6O2 जो मुक्त किए गए हैं उन्हीं का उपयोग हम किस में करते हैं? श्वसन या रेस्पिरेशन में करते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो क्रिया कारक है और ये जो उत्पाद हैं, तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट, वो ही हमारे रेस्पिरेशन या श्वसन में क्या बनते हैं? क्रिया कारक होते हैं। समझ पा रहे हैं? और इसके जो क्रिया कारक होते हैं वो श्वसन में क्या बनते हैं? उत्पाद होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अभी ये जो है इस प्रोसेस को भी समझते चलना साथ में। तो अभी मैं लिखूंगा श्वसन में। तो श्वसन में क्या होता है? श्वसन में एक तो पौधों से हम क्या प्राप्त करते हैं? भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये भोज्य पदार्थ वो कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो वो भोजन भी हमको किससे मिलता है? पौधों से ही मिलता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त हुई थी वो भी हम कहाँ से ले लेते हैं? वहीं से पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए श्वसन की प्रोसेस में क्या होता है? तो 6O2 या यूं करेंगे C6H12O6, ये ग्लूकोज हमने ले लिया प्लांट से, अरे भोज्य पदार्थ हो गया। फिर साथ में प्लस 6O2, अब ये उत्पाद थे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इसमें क्या हो जाएंगे? क्रिया कारक, ठीक है, या अभिकारक बनेंगे। अब इसमें एंजाइम लग जाएगा, एंजाइम के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होगी तो ये बनाएगी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी, ये ऊर्जा मुक्त हो जाती है, ठीक है। और ध्यान रखना वो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया थी वो कहाँ हो रही थी? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में। और ये जो क्रिया होती है श्वसन या रेस्पिरेशन की, ये कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और श्वसन के दौरान हमको 38 ATP एनर्जी भी प्राप्त होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में स्टोर करके रख लेती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें ये जो रिएक्शन है आप देख पा रहे होंगे, उसमें प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद थे वो इसमें क्रिया कारक हैं और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो क्रिया कारक थे वो इसके उत्पाद हैं, प्लस एनर्जी एक्स्ट्रा में रिलीज हो जाती है। और ये प्रक्रिया होती इसलिए है कि हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP के फॉर्म में उस ऊर्जा को स्टोर करके रख लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो हम वहां से ऊर्जा लेते रहते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पर श्वसन की जो क्रिया है इसमें क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है श्वसन। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट या उपस्थिति में होता है उसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, 2 प्रकार का याद रख लोगे।
ऑक्सीश्वसन में जो उत्पाद बनता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है और 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। अनाक्सी श्वसन में क्या होता है, 2 अणु एथिल एल्कोहल के बनते हैं और हमारे पास 2 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। कितनी होती है? 2 एटीपी। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या हो रहा था, एक छोटे छोटे जो अणु थे, सरल अणु थे, जैसे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 पानी के थे, तो वो छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु जो कि ग्लूकोज था वो बना रहे थे। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, 2 छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु, जटिल अणु का निर्माण करते हैं। और उसका उलट देखा जाए तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक बड़ा अणु जो होता है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। समझ पा रहे हो? इतना सा अंतर है ये दोनों डेफिनेशन में। ठीक है, अब आप देख पाएंगे तो इसमें यही लिखा है कि कार्बनिक पदार्थों में निहित रासायनिक ऊर्जा का एक ऐसा रूपांतरण है। देखिए ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो सौर ऊर्जा होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में, क्योंकि ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का रसायन है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा का ऐसा रूपांतरण जो कोशिकाओं द्वारा उपयोग में ली जा सके उसे श्वसन कहते हैं। यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जिसमें पौधों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, का क्रमवार विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप उनमें सरल से सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है। देखो मैं बता रहा था ये। फिर कह रहा वह ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में मुक्त ऊर्जा को एटीपी के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इकट्ठा करके, स्टोर करके या संग्रहित करके रख लिया जाता है। कौन रख लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी को कोशिकीय ऊर्जा की इकाई मुद्रा भी कहा जाता है। तो कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा किसको कहा जाता है? एटीपी को। जब भी एटीपी को तोड़ा जाता है तो ध्यान रखना, एक एटीपी में कितना एनर्जी निकलता है? 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये चीज का आपको याद रखना है। तब भी एक एटीपी को हम तोड़ेंगे तो कितना ऊर्जा मिलता है? उसमें 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे हमारा टॉपिक है श्वसन के क्रिया कारक। क्या है? अभी श्वसन के क्रिया कारक का क्या मतलब है? क्रिया कारक का मतलब है कि हम श्वसन में, हमें ये चीज तो पता है कि ऑक्सीकरण होगा, लेकिन ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकारक तो होना जरूरी है या क्रिया कारक तो जरूरी है? भाई ऑक्सीकरण किसका होगा? या तो ग्लूकोज का होगा, ग्लूकोज लाइक कार्बोहाइड्रेट, या फिर उसमें फैट का होगा, या फिर प्रोटीन का होगा। तो ये ध्यान रखना, 3 जो होते हैं ये श्वसन के क्रिया कारक माने जाते हैं या श्वसन में इनका यूज होता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा और तीसरा है प्रोटीन। तो देखिए क्रिया कारक में भी आप देख लीजिए क्या लिखा है। श्वसन के क्रिया कारक वे पदार्थ कहलाते हैं जिनके ऑक्सीकरण से हमको एनर्जी रिलीज होती है। भाई यहाँ पे कोई ना कोई ऑक्सीकारक चाहिए है ना, या क्रिया कारक चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन उससे ऑक्सीकरण करेगा, तो ये एनर्जी प्राप्त होगी हमको। समझ पा रहे हो? तो उत्पन्न होती है तथा जो कोशिका की वृद्धि विकास के लिए जरूरी होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 पदार्थों को शामिल किया जाता है। पहला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, डेली कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ तो लेते ही हैं, फूड मटेरियल ज्यादातर उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे पहले अगर आप डेली यूज में, रूटीन में डाइट कर रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही रहा है साथ में। तो मुख्य ऑक्सीकारक या क्रिया कारक कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जनरली हमको डेली यूज में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। किससे मिलती है? अब ध्यान रखना, यहाँ पे सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला क्रिया कारक कौन है? ग्लूकोज है। कौन है? जो कि एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो एक मोनोसैकेराइड है। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा है? मोनोसैकेराइड। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना मिलता है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मान लीजिए आप भोजन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए किसी दिन फास्ट रख लिया, अब भोजन नहीं किया तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा भी नहीं। भाई कुछ खाओगे नहीं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। खासतौर पे सीरियल में होता है कार्बोहाइड्रेट। अरे भाई कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होते हैं? अनाज वाली फसल। तो मान लो कोई अनाज नहीं खाया तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलेगा। लेकिन श्वसन जिंदा रहने के लिए भाई ऊर्जा तो चाहिए है,
मतलब श्वसन तो होगा, तो फिर श्वसन के लिए क्रिया कारक तो कोई होना चाहिए, तब तो श्वसन होगा। तो श्वसन के लिए भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा, फास्ट में हो, तो फिर क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जो भी फेट मटेरियल, जो स्टोर फेट है, संरक्षित फेट है, बसा है, उसका ऑक्सीकरण होगा, या वो ऑक्सीकारक या क्रिया कारक के रूप में यहाँ पर यूज होगा। समझ पा रहे हो? तो दूसरे नंबर पर फेट है, तो ये क्या होता है, ये ऊर्जा का संग्रहित प्रारूप है, जो कि इमरजेंसी यूज के लिए होता है, स्टोर रहता है। जो मोटे आदमी होते हैं वो ज्यादा समय तक फास्ट रख सकते हैं, क्योंकि उनका फेट में स्टोर है, उसका रिकवर हो जाता है। तो जो जो कम मोटे हैं उनके लिए डाइट जरूरी है, डेली यूज में तो भोजन ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो स्टोर फेट उनके अंदर कम होता है। तो ऑक्सीकरण के लिए तो चाहिए। इसका उपयोग केवल तभी होता है जब कोशिका के पास कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो गया हो, समाप्त हो गया हो, तो इमरजेंसी यूज के लिए होता है। और ध्यान रखना है, इससे सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। 1 ग्राम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बसा के 1 ग्राम ऑक्सीकरण से 9.8 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, जो कि इससे जस्ट डबल होती है। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, श्वसन के दौरान 1 ग्राम ऑक्सीकरण से कौन से पदार्थ से सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है? तो वसा के 1 ग्राम से सबसे ज्यादा एनर्जी कितनी? 9.8 किलो कैलोरी। किसी किसी किताब में 9.3 भी लिखा होता है, तो ध्यान रखना ये होता है। उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन है तीसरा ऑक्सीकारक। अगर आपका फेट भी खत्म हो गया है, फिर भी आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, मतलब फिर भी फास्ट कंटिन्यू है, फेट खत्म हो गया, इसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन का नंबर आना भी नहीं चाहिए, प्रोटीन का नंबर आ गया, इसका मतलब आपको पता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट का संगठन क्या है, प्रोटीन वगैरह। और तो इसलिए प्रोटीन का नंबर आने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का नंबर लग जाता है तो उसका डेथ तो हो ही जाता है। प्रोटीन है। प्रोटीन के अन्य बहुत से काम होते हैं हमारे अंदर, हमें पता है, प्रोटीन के कार्य भी पढ़ेंगे। अतः इसका उपयोग केवल तभी होता है जब कार्बोहाइड्रेट व फेट खत्म हो गया है, तो दोनों खत्म हो चुके हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.8, लगभग कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के बराबर ही इससे एनर्जी प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर अभी की कंडीशन में देखें तो सबसे ज्यादा 1 ग्राम से किससे? बसा से हो रही है। दूसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे कौन है? क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये आई होप ये क्लियर हुआ होगा, क्रिया कारक या ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, जो कि श्वसन में यूज होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है जब श्वसन में कार्बोहाइड्रेट का यूज या वसा का ऑक्सीकरण होता है तो उसे हम प्लावी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लावी श्वसन कहते हैं। लेकिन जब श्वसन में प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तो उसे हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म का ही श्वसन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या भाई? उसके अंदर, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म ही तो मेन, ठीक है। आगे यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। आगे का भी क्लियर हो ही जाएगा। आगे कुछ भी नहीं है, जो अभी मैं समझाया वही है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक ऑक्सी श्वसन होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अंग्रेजी में इसको ऑक्सीजन लाइक ईयर, इसलिए अंग्रेजी में इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अवायवीय होता है, वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे हम अनऑक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों है, देख लो आप। ये देखिए C6H12O6 + 6O2, जो अभी मैंने जो उदाहरण लिया था, रिएक्शन ली थी, वो ऑक्सी श्वसन का ही रिएक्शन था। ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, तो ये क्या बनता है? 6CO2 और 6H2O + 38 ATP एनर्जी प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है ऑक्सी श्वसन के अंदर। अनाक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लगती है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं लिया है हमने, और क्या बना है? 2 अणु, 2C2H5OH है। ये 2 यहाँ लिख देता हूँ, C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं भैया? एथिल एल्कोहल है, और साथ में 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 2CO2 + 21 किलो कैलोरी, या इसको 2 ATP। अगर एटीपी में देखें तो कितना बनता है? 2 ATP बनता है। ये आपको याद रखना है। अगर किलो कैलोरी में चेंज करेंगे तो उसका ये 21 किलो कैलोरी आता है। अब इस पे बाद में बताएंगे हम बाकी का कैसे आता है ये, ठीक है। तभी इतना याद रखना,
और इसमें क्या लिखा है, इसमें यही लिखा है कि वायवीय श्वसन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है तथा इस क्रिया में खाद्य पदार्थ अर्थात जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पूरी तरीके से ऑक्सीकरण होता है। जब भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटता है। किसमें टूटता है? जिसके फलस्वरूप CO2 H2O व 686, अगर इस 38 ATP को आप किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 686 किलो कैलोरी होता है, या 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसमें भी अगर और अच्छे से देखा जाए तो इसमें 2 ATP खर्च हो जाती है, तो अगर शुद्ध पूछे तो 36 ATP ज्यादा सही है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है, अगर 36 और 38 दोनों ऑप्शन है तो 36 ज्यादा सही है, और 36 अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या लगा के आना है, 38 लगा के आना है। इस चीज का ध्यान रखना है। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्वसन का प्रकार भी कौन सा है? यही है ऑक्सी श्वसन, जो कि अधिकांश जंतुओं में यही होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट या अनुपस्थिति में होता है। इसमें भोजन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब भी भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो वो ठीक तरीके से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, तो मेन रूप या मेन टुकड़ों में नहीं टूटता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, लाइक फर्मेंटेशन या जो किण्वन होता है वो एक सेम प्रोसेस होती है, उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व एथिल अल्कोहल जैसे कार्बनिक यौगिक बनते हैं, वह इसमें 2 ATP या इसको किलो कैलोरी में 21 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें रिलीज होती है या मुक्त होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये श्वसन, हमारा श्वसन का डेफिनेशन हो गया, श्वसन के क्रिया कारक हो गए, विकारक हो गए हैं, और हमारा श्वसन के प्रकार हो गए हैं। आगे हम देख लेते हैं श्वसन के स्थल, मतलब श्वसन कहाँ पर संपन्न होता है, श्वसन के स्थान। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो होते हैं, नीले हरे शैवाल हम बता चुके हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। मैं श्वसन प्लाज्मा झिल्ली में होता है, ये मैं उस टाइम पे पढ़ाया था, आपको याद हो तो। प्लाज्मा झिल्ली या मीजोसोम में श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, आप देख सकते हैं नोट्स में लिखा बाद में। ठीक है, और यूकैरियोट में यह कहां पर होता है, देखिए 2 जगह होता है, एक तो कोशिका द्रव्य में होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का तो पता पहले से ही था, आज कोशिका द्रव्य का भी याद रख लेना। अब अगर आप बोलें तो हम आगे ले लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, आगे इसकी क्रिया विधि रहेगी जो कि थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगी। आप चाहें तो कल के एक लेक्चर में पूरा क्रिया विधि कंप्लीट हो जाएगी कि श्वसन आखिर होता कैसे है। 3 चरणों में होता है। आपका हो तो अभी करवा देते हैं, बताइए, करवा दें? चलिए ठीक है, क्या हो गया, क्या आ गई थी? चलिए, अगला है हमारा श्वसन की क्रिया विधि। अभी जो हमने देखा 38 ATP एनर्जी बन गया था, लेकिन वो ऐसे नहीं बनता है, तुरंत बन जाता है, उसमें टाइम लगता है और उसमें प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं। तो ध्यान रखना, श्वसन की क्रिया विधि मुख्य रूप से 3 चरणों में कंप्लीट होती है। कितने चरणों में? 3 चरण है, वायवीय व अवायवीय दोनों ही प्रकार के श्वसन में। पहला जो चरण है, पहला पद जो है वो इक्वल होता है। ध्यान ये रखना है कि दोनों प्रोसेस जो होंगी ऑक्सी और अनॉक्सी, उसमें जो पहला स्टेप होगा वो दोनों में सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है। बाकी की 2 स्टेप अलग होंगी, किसमें? ऑक्सी श्वसन की। तो पहले तो हम ये देखते हैं 3 कौन कौन से होते हैं और उसमें पहला कौन सा होता है। किंतु ऑक्सी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र कंप्लीट होता है, अतः वायवीय श्वसन में 3 चरण निम्न पद होते हैं। निम्न पद में भी वो 3 पद होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो ऑक्सी श्वसन जो है वो 3 चरण में कंप्लीट होता है। कितने? 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप का नाम है ग्लाइकोलिसिस, क्या है? दूसरा होता है क्रेब्स चक्र, कौन सा होता है? और तीसरा होता है हमारा एक और ETS चक्र बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र बोलेंगे।
ठीक है। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में ग्लाइकोलिसिस पहला जो चरण है ये ऑक्सीशोषण में भी होता है और अनऑक्सीशोषण में भी होता है। मतलब जो पहला चरण है ये दोनों में सेम होता है। ठीक है, यही बात लिखी है यहाँ पे, ये जो लिखा दोनों प्रकार के शोषण। पहला पद किसकी बात कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र से प्राप्त, ये दोनों कंप्लीट होते हैं तो तीसरा जो होता है उसको हम ईटीएस बोलते हैं, ईटीएस में डाल दिया जाता है। अब ये ईटीएस क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहला चरण जो श्वसन, दोनों में कॉमन है ये तो ऑक्सी और अनऑक्सी में। ठीक है, ये तो सेम होगा दोनों में। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है ये हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसका एक और नाम है ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस में यह अभिक्रिया की एक श्रृंखला को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें ग्लूकोज के एक अणु से लास्ट में अंतिम प्रोडक्ट में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं? एक ग्लूकोज के अणु से कितने बनते हैं? 2 पायरुविक अणु बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं वो पूरा हमको देखना, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। एक ऑक्सीकरण से ग्लाइकोलिसिस में कितने पायरुविक एसिड? 2। अब ये लंबी प्रोसेस होती है। यह क्रिया जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। देखिए आवश्यक नहीं है इसीलिए तो दोनों में पहला चरण सेम है, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन नहीं लगता अनऑक्सीकरण में। क्लियर है ना? आगे लिखा है ग्लाइकोलिसिस में कुल 4 एटीपी उत्पन्न होते हैं किंतु 2 एटीपी उसमें खर्च हो जाते हैं। इस चीज का पूरा आपको याद रखना है, कितने बनते हैं कितने खर्च होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कितने बनते हैं? 4 बनते हैं और कितने खर्च हो जाते हैं? 2। अभी हम बताएंगे। अतः हम बोल सकते हैं शुद्ध लाभ एटीपी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 2 एटीपी। कितना भाई? 4 बनते हैं 2 खर्च हो गए, शुद्ध लाभ कितना हुआ? अरे 2 ही बचे ना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 भी बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 NADH2 बनते हैं। अतः ऊर्जा का टोटल जो उत्पादन होगा, देखिए एक तो शुद्ध लाभ में ये एटीपी, 2 एटीपी बन रहे हैं और 2 क्या बन रहे हैं? NADH। तो ध्यान रखना NADH2 जो होता है, एक NADH2 में होता है 3 एटीपी। कितना? तो 2 NADH2 में कितना एटीपी होगा? तो 6 एटीपी जे हो गया और 2 तो ये बन रहा था शुद्ध, तो 6 और 2 टोटल कितना बनता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लाइकोलिसिस में जो टोटल जो कितना एनर्जी बनता है, तो 8 एटीपी। कितना बनता है? ठीक है, अगर टोटल देखा जाए NADH2 को भी हम अगर एटीपी में कन्वर्ट कर लें तो टोटल कितना बनता है? 8 एटीपी। कितना? और हमको टोटल 3 ही चरणों का मिला के करना कितना है? 38 करना है। ठीक है, अब ये 8 तो यहाँ बन गया पहले चरण में। अब इसको थोड़ा सा देख लो अब कैसे बनता है। तो ग्लूकोज से आप देखेंगे तो ग्लूकोज से सबसे पहले बनता है इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहले चरण में क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम बोलते हैं रॉबिन्सन एस्टर। क्या बोलते हैं? यहाँ तो एटीपी से एडीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बनता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब ट्राई था डाई बना तो एक फॉस्फेट रिलीज होगा, 3 से 2 बन रहा है, 2 वाला तो एक तो कम होगा फॉस्फेट, तो वो एक फॉस्फेट आके यहाँ जुड़ जाता है, तो ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अरे इस चीज को समझ पा रहे हो भाई? 3 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था तो ट्राई से हमने डाई बनाया, तो ट्राई एक फॉस्फेट तो निकलेगा ना भाई। वो फॉस्फेट कहाँ जाएगा? वो ग्लूकोज में जुड़ जाता है, वो जुड़ के क्या बना लेता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसी को हम बोलते हैं रॉबिन्सन एस्टर। क्या बोलते हैं? ये वैज्ञानिक के नाम पर है, उन्होंने बताया था। फिर इसके बाद में दूसरे चरण में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें हो जाता है? फिर यहाँ भी ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनेगा, मतलब एक फॉस्फेट फिर रिलीज होगा, तो वो फिर आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कौन सा बन जाता है? फ्रक्टोज 1,6, मतलब 1 नंबर वाले पे आके जुड़ जाता है। 6 पे तो वो पहले से ही था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो था ही, तो फिर क्या हो जाता है? फ्रक्टोज 1,6। अब 2 हो गए तो डाई लगाएंगे, डाइफॉस्फेट। फिर बनता है
फिर यहाँ पर दो अणु बनते हैं पीजीएल के, दो अणु किसके बनते हैं? पीजीएल के, फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और आपको पता होना चाहिए, अब इसमें ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण से क्या बनता है? इसमें DHAP, ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है DHAP में, ठीक है। अब यहाँ पर दो NADP से दो NADH2 बनते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है यहाँ पर जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसका हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। तो वो जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को ये जो NADP होता है, ये हाइड्रोजन ग्राही होता है, उस हाइड्रोजन को ये पकड़ के NADH2 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कर देता है? NADH2 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, तो हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमको अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अम्ल। तो ये जो है एल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो था, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? तो दो अणु इसमें बन जाते हैं 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के, ठीक है। इसके बाद में दो ATP से फिर ये दो ADP से, सॉरी, दो ADP से फिर दो ATP बन जाता है। मतलब कि इसमें अब देखिए डाई से ट्राई बन रहा है, तो ये क्या होगा? उल्टा होगा, पहले हाँ प्लस होगा, तो एक कम करना पड़ेगा यहाँ से, तो एक कम हो जाता है। तो दो अणु, यहाँ 1,3 डाई था तो केवल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बचता है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। फिर यहाँ पर फाइनली अगर देखा जाए तो फिर क्या होता है, फिर ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ये दो अणु फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है? पायरुविक एसिड में। और फिर एक स्टेप और होती है, यहाँ भी दो ATP से ADP से ATP बनता है, मतलब ये फास्फोरस फिर जाएगा एक और, तो फिर बचता क्या है शेष? दो अणु पायरुविक एसिड, जो कि हम अभी शॉर्ट में बोल रहे थे कि एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं? दो अणु पायरुविक एसिड बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं? दो बनते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? इस चीज को आप याद रखना है। एंड प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का? दो अणु पायरुविक एसिड, ठीक है। आप अगर आप टोटलिंग करें तो अभी टोटलिंग में 8 ATP एनर्जी हो रही थी, तो कैसे हो रही है आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 2 ATP तो यहां पर है, अरे भाई यही है ना, टोटल 4 ATP यहां बनी, तो 4 ATP यहां उत्पन्न हुई, 2 ATP यहां खर्च हो रही है, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2, शुद्ध लाभ हो गया। अब यहाँ पर 3 NADH2 बन रहा है, कितना? 3 ही बना था कि 2 बने थे, तो ये देखो 2 बन रहा है NADH2, जिसको हमने ATP में कन्वर्ट कर लिया था, इसको 6 हो गया था ये, और 2 वो हो गया, टोटल कितना हो गया था? क्लियर है? अरे क्लियर है ये चीज? 8 ATP समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा चरण देखते हैं। अब आगे क्या होता है, अब पायरुविक अम्ल जो बना था, अब ये पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने, अरे बात है नहीं बेटा, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने हैं। अब ये आगे दूसरा चरण हमारा स्टार्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र नहीं, एक और ध्यान रखना, क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में एक और स्टेप होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, या हिंदी में बोलते हैं पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण। क्या होता है? अब जो पायरुविक एसिड बना था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और इसका अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाए। अब ऑक्सीकरण जो होता है, ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। कितने चरणों में? 2 चरणों। तो पहला है पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडो, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से एसिटाइल कोएंजाइम ए प्राप्त होगा। अब जो पायरुविक अम्ल था, इससे जुड़ जाएगा इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो फिर ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में हो जाएगा? हाँ, अब इस जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट होगा, कौन कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड के 2 अणु, तो क्या प्राप्त होगा हमको? 2 NADH2 अणु प्राप्त होंगे। क्या होंगे?
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भी निकल जाता है। इस रिएक्शन को इससे समझिए, आपको समझ में आएगा। देखिए पायरुविक एसिड आया, हमको ग्लाइकोलाइसिस से 2 अणु आए, इनका करा दिया हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो एंजाइम लग जाता है पायरुविक डिहाइड्रोजनेस। क्या लगेगा? तो इसमें क्या होगा, CO2 निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और 2 NAD से बन जाएगा 2 NADH2। भाई ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर वही होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ग्राही कौन है? NAD। NAD इसको हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH2 बना लेगा। क्या बना लेगा? हाँ, तो 2 NADH2 बनेगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा किसमें? इसी में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 अणु पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण से क्या बन जाता है? 2 अणु एसिटाइल कोएंजाइम A। क्या बन जाता है? तो क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 अणु पायरुविक एसिड से क्या प्राप्त होता है? तो 2 अणु एसिटाइल कोएंजाइम A, साथ में हमको 2 NADH2 भी प्राप्त होते हैं। अगर NADH2 एक NADH2 को ATP में कन्वर्ट करते हैं तो 3 ATP होता है, तो 2 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना? तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में शुद्ध लाभ ATP का कितना हो गया? 6, और ग्लाइकोलाइसिस में कितना? 8। 8 और 6 कितना हो गया? बचा कितना 38 के लिए? हाँ, तो अब जो तीसरा चरण है, या दूसरा यहाँ पे बोल सकते हैं क्रेब्स चक्र, इसमें कितना बनेगा? 24। कितना बनेगा? इसी के साथ हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो देखिए अभी दूसरे चरण में क्या, अब क्या होगा, यह अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य की संयोजक कड़ी है, मतलब इन दोनों के बीच में ये रिएक्शन होती है। किसके किसके बीच में? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में होती है। ठीक है, और पहला पद तो दोनों में समान होता है, ऑक्सी और अनॉक्सी। अनॉक्सी श्वसन का पहला चरण में ही वो कंप्लीट कर जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है? तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। किसको कहा जाता है? अब इसमें जो दो एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं, ये अब आगे प्रोसेस होगी, जिसी को हम क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्रेब्स चक्र के और भी नाम है, इसको सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखना, क्रेब्स चक्र में जो OAA होता है, कौन होता है? OAA। OAA इसको क्या बोला जाता है? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ये है, इसको एक्सेप्ट करता है, मतलब ग्रहण करता है। मतलब शुरुआत कहां से होती है? एसिटाइल कोएंजाइम A OAA के पास जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद OAA एसिटाइल कोएंजाइम A को कन्वर्ट कर देता है सिट्रिक एसिड में। किसमें कर देता है? सिट्रिक एसिड में। फिर ये सिट्रिक एसिड से होता हुआ ये कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटिक एसिड में, और फिर होता है आइसोसिट्रिक एसिड में। फिर यहाँ पे अलग अलग NAD से NADH2 बनता है, हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन ग्राही है NAD इसको हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH2 में कन्वर्ट करता जाए। फिर बनता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, फिर इससे बनता है अल्फा कीटो ग्लाइटोरिक एसिड, फिर ये कन्वर्ट होके यहाँ पर NADH2 NAD बनता है, NAD से फिर NADH2 बनता है, फिर बनता है सक्सिनिक कोएंजाइम A, फिर यहाँ पर GDP से GTP बनेगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा, FAD से FADH2 बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, और लास्ट प्रोडक्ट जो मैलिक एसिड है, जो कि आपको याद रखना, ये नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है, मैलिक एसिड बनता है क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद। क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है। और प्रथम उत्पाद जो है ये कौन ग्रहण करता है? ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं ज्यादातर। ये या यूं कहें कि ये जो मैंने लाइन है, ये वाला पूछा जाएगा और ये वाला पूछा जाएगा। तो एसिटाइल को एंजाइम A को एक्सेप्ट कौन करता है? OAA, और फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट किस में करता है? सिट्रिक एसिड। केवल ये याद रखना है। और लास्ट प्रोडक्ट क्या है? मैलिक। ये बाकी का आपको याद नहीं रखना है और रख भी नहीं पाओगे। ठीक है, आपके काम का जो है वो मैं बता देता हूं। अब आपके काम का ये है कि कितना एनर्जी इसमें बनता है। तो हमको पहले से ही पता था कितना बनना चाहिए इसमें, 24। आप टोटल कर लेते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आगे इसमें देखिए आप मिलाएंगे, देखिए इसमें देखो आप NADPH2 देखिए कितना बन रहा है, एक तो यहाँ बन रहा है, और
एक जे बन रहा है, दो, तीन बना, कितना, और एक NADH में कितना, 3 ATP, कितना हो जाएगा टोटल। आज सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, 3 हो गया, 3 6 NADH2 हो गया टोटल, और 3 में करेंगे तो 18 ही तो होगा। अरे बहन, 2 चक्र लगाए क्रेब्स चक्र के, अभी एक में नहीं बनेगा, ध्यान रखना, 2 चक्र लगाना पड़ता है इसको, ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कितने, 2 चक्र लगेंगे। तो 2 चक्र का ये 2 काउंटिंग जो है ना, 2 साइकिल की 2 बार घूम ले आएगा, तब का प्रोडक्शन बता रहे हैं, वो एक का नहीं बता रहा है। FADH2 कितना, एक ही बन रहा है, 2 चक्र लगाएंगे तो कितना, और FADH2 में अगर देखा जाए तो एक FADH2 बराबर होता है 1 ATP, तो जो 2 बने तो 2 ATP होंगे, तो 2 बार का 2, अरे 2 और 2 4, नहीं, एक FADH2 में 2 होता है, 2 होता है, तो जो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। GTP बराबर ATP होता है, कितना GTP, और GTP कितना 1 है, तो ये इक्वल होता है ATP का, तो 2 चक्कर लगवाएंगे 2 ATP, टोटल आप देख पा रहे हैं कितने। लेकिन एक चीज आपका ध्यान रखना, जब एक क्रेब्स चक्र घूमेगा तो 12 ATP बनेगा, कितना बनेगा, इसको 2 बार घुमाना पड़ेगा, कितनी बार, तब बनेगा ये 24। अब इसको और देख लो, कुछ नहीं है, अब इसको थ्योरी और देख लो, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये चीज लिखी है जो मैं समझाया हूँ, लिखा है इसमें कि क्रेब्स चक्र, ये लिखा है, इसके और भी नाम है, सिट्रिक एसिड क्रेब्स चक्र का नाम है सिट्रिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, या इसी का एक और नाम क्या है, TCA चक्र। क्रेब्स चक्र के लिए आवश्यक लगभग सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड होता है उसमें पाए जाते हैं, तथा कुछ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, टेनिस आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी, जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज मैंने उधर ही पढ़ा है ये, अतः क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, जो कि इसमें बना था, ये प्रवेश करता है, तथा यह सबसे पहले किससे जुड़ता है, OAA से, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जुड़ता है। वह क्या बनाता है, ये पहला प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। विभिन्न चरण, जो डिफरेंट चरण है, बस आपको डिफरेंट चरण ही याद रखना है, होते हुए अंत में क्या बनाता है, मैलिक अम्ल बनाता है। मैलिक अम्ल से देखिए पुनः क्या बनेगा, फिर OAA, फिर ये चक्र कंटिन्यू होता है 2 बार, फिर OAA बन जाएगा, फिर पुनः यही प्रोसेस हो जाएगी सेम। अतः क्रेब्स चक्र को 2 बार संपन्न करना होता है, कितनी बार, 2 बार। इस क्रिया में कितना ATP, कुल कितना, 24 ATP उत्पन्न होता है। क्रेब्स चक्र से एक बार में कितना होता है, या एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु से कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 अणु है, अरे भैया इसके 2 अणु थे ना, तो एक चक्कर में एक ही अणु होगा, तो दो अणु को कंप्लीट करना है तो 2 चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना, 24 ATP एनर्जी बनती है, 24 उसमें बन गई, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में कितनी, 6 बन गई, 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया, और 8 ATP किसमें बन गया, ग्लाइकोलाइसिस में। ये इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ है ऑक्सीश्वसन। क्या हुआ है, आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे इस प्रकार, यहाँ पर टोटल लिखा है, हाँ, इस प्रकार श्वसन में उत्पादित कुल ऊर्जा ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बनी, 8 ATP, पायरुविक एसिड से कोएंजाइम में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में कितनी, 6, और क्रेब्स चक्र में 24, और टोटल ये जो 38 बनी थी, जो हमने एक चरण में बता दी थी, वो इस टाइप से बनती है। इस प्रकार हमारा ऑक्सीश्वसन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसमें अब तीसरा चरण एक और होता है, ये हम बता देंगे, कल बता देंगे ये, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कुछ भी ठीक नहीं है तो एक काम करना, ये